अपनी मौत के बारे में इतना यकीन होने की वजह से वो किसी भी मरहले पर अचानक जिद पकड़ सकता था। उसके बाद मैं उसे ज़िबा भी कर डालता तो वो एक लफ्ज भी नहीं उगलता। इन इम्कानात की रोशनी में यही गनीमत था कि वो बोल रहा था और मुल्क दुश्मनों के बारे में हमारी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा ही कर रहा था। काहोटा के बारे में अल्बर्टो का क्या किरदार था, मैंने पूछा। हो सकता है कि वो बहुत कुछ करता रहा। वो कोलंबिया से वाज़ेह हदायत लेकर यहाँ आया था। उसने पाकिस्तान की खुफिया फोर्स में भी अपनी जगह बना ली थी, मगर मैं इस बारे में ज्यादा बाखबर नहीं हूँ। उसके बारे में सवालात करके तुम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस खुफिया फोर्स के बारे में तुम्हें क्या कुछ बताया गया था? उसके जख्मी और खून आलूद होंठों पर इस्तेज़ाइया से मुस्कुराहट फैल गई और वो बोला, अल्बर्टो ने पाकिस्तान को यही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया कि स्पेशल टास्क फोर्स का भयानक असेबी शहर टूट चुका है। यहाँ काम करने वाले सभी लोग जान चुके हैं कि मारूफ इदारों और एजेंसियों से बढ़कर इन्हें STF से खतरात लाहक हैं, क्योंकि वो हर कानून से बाला रहकर खुफिया अंदाज में वार करते हैं। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये इदारा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा। इसके दिन गिने जा चुके हैं। अल्बर्टो ने कर्नल जेसी जोन्स के जरिए इस कातिल फोर्स के बारे में इतना मवाद FBI और पेंटागन के जिम्मेदारों को पहुंचा दिया है कि आलमी इदारे और बड़े ममालिक पाकिस्तान से किसी भी वक्त इस गैर आइनी और गैर कानूनी फोर्स के खात्मे का मुतालबा कर सकते हैं। ये इंसानी हकूक और आज़ादियों का दौर है। मुहज़्ज़ब दुनिया किसी कीमत पर सरकारी गुंडों का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पाकिस्तान के रियासती मसाइल हैं, हम इनसे कोई सरोकार नहीं रखते। अव्वल खान उसकी बात काट कर बोला, हम रियासत के लिए नहीं अपने मसाइल के लिए लड़ रहे हैं। यह सरासर झूठ है। हवास बागता कर देने वाली मार खाने के बावजूद उसका जहन पूरी तरह हाजिर था। डैनी एक मुद्दत से मुहब्ब वतन और पाकिस्तान का खैर ख्वाह बना हुआ है। हमारे और उसके दरमियान कोई प्रकाश नहीं है, मगर ये हमसे मुसलसल लड़े जा रहा है। हर मोड़ पर हमारा रास्ता काटता है। अगर इसके अपने कुछ मसाइल हैं तो ये मसाइल हमें सौंपते, हम पूरी कुव्वत से इसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये दुनिया की जिस मुल्क, जिस मिकदार और जिस करेंसी में चाहेगा हम इसे मुआवजा अदा करने को तैयार हैं। मगर मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। डैनी बदतरीन खुद फरेबी में मुब्तला है। ये अपने मुल्क के लिए न जाने क्या कुछ करता फिर रहा है। लहू के प्यासे इसके खून की बू पर लगे हुए हैं। मगर मैं शर्त लगा सकता हूं कि अपने बदनाम माजी की बिना पर डैनी आज भी इस मुल्क के कानून को मतलूब है। इसकी वफादारी और जान सोजी अभी तक इसकी पहचानी के दाग धोने में कामयाब नहीं हो सकी। ये मुनाफकतों और खुद गर्जियों का दौर है। डैनी अपनी दानिश में बड़े तीर मारता फिरता है, लेकिन इसकी कामयाबियों का सेहरा दूसरे अपने सर पर सजा लेते हैं। इसकी तकरीर लंबी और खुश्क होती जा रही थी। वो अपनी दानिश में मुझे चारा डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी बात दरमियान ही में उड़ा दी। तो मेरे लहू के प्यासों की बात कर रहे हो, वो कौन है? कौन तुम्हारे खून का प्यासा नहीं है? उसने मेरे सवाल पे उल्टा सवाल कर दिया। तुम्हारा कैदी बनने से पहले मैं खुद भी तुम्हारी मौत चाहता था। बुरा हो वीरा के हुस्न का कि उसने रोजी के रूप में मुझे डस लिया, वरना मैं देखता कि तुम कितने दिन आजाद रह सकते हो। विजय दादा हमारा बहुत अहम आदमी था। अल्बर्टो स्पेशल टास्क फोर्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब था, मगर विजय दादा माफिया के सरगनों में एक सरगना था। उसे खत्म करके तुम इंतकाम से नहीं बच सकोगे। मैं मारा गया तो मेरे बाद वाला तुम्हारी गर्दन नापेगा। विजय मारा गया, बॉबी और सावन पकड़े गए। आरिफ और सरवर भी अपने कफिर किरदार को पहुंच चुकी हैं। बेदस्तोपा होने के बाद तुम भी धर लिए गए हो। तुम्हें आजाद कर दिया गया, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम फैसले ही कर सकते हो, इन्हें नाफिज करना तुम्हारे पास से बाहर हो चुका है। मैंने कहा, मुझे फिसलाने की कोशिश न करो। वो बोला, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बिल्कुल उसी तरह मेरी जान के दुश्मन हो जिस तरह हम लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं। लाख दिलासे देते रहो, मगर मैं तुम्हारे एक लफ्ज पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि तुम मुझे अच्छी तरह निचोड़ोगे, खंगालोगे, मुझसे हजारों सवालात करोगे, और जब ये भांप लोगे कि मुझसे कोई काम की बात नहीं मालूम कर सकोगे तो मुझे मार डालोगे। अब मैं तुम्हारा खेल समझ चुका हूँ। प्रताप की मौजूदगी में तुम तावान के लिए अगवा की वारदातें करने वाले मुजरिम बने रहे। वो एक बजरत सी कहानी के साथ मुखर्जी वगैरह से मिलेगा। उससे रवाना करने के बाद तुमने मुझे अपना असल रूप दिखा है। अगर तुम्हारे ज़हन में एक ख्याल बैठ ही गया है तो हम उसे नहीं कुरेद सकते। आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम दोनों इस बारे में क्या सोच और क्या बोल रहे हैं और कितना सच है। मैंने बातों के मजीद उलझाव से बचते हुए कहा। फिर अचानक ही पूछ बैठा, एलन से तुम्हारा क्या प्रोग्राम तय हुआ था? एलन का नाम सुनते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। उसने बेएतबारी से पूछा, इसके बारे में तुम क्या जानो? वो तुम्हारे खिलाफ ताज़ा तरीन मंसूबा बना रहा है जिससे तुम नहीं बच सकोगे। एलन ही नहीं, पीटर भी हमारे कब्जे में है। अव्वल खान मुझसे पहले बोल पड़ा। वो दोनों हमें तुम्हारे अज़ाइम के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं तो फिर इसी पर इत्तफा करो। वो अव्वल खान की बात काट कर बोल पड़ा, तो मेरी बोटियां उड़ा दो, फिर भी मैं उन दोनों के बारे में मजीद कोई बात नहीं बताऊंगा। मैंने अव्वल खान को उसकी दुर्गत बनाने का इशारा दिया, लेकिन उससे पहले ही वीरा हरकत में आ चुकी थी। उसने बेदर्दी के साथ मोतीलाल के पेट में एक ठोकर मारी। वो कराकर दोरा हो गया। वीरा ने किसी पेशावर कसाब की तरह उसके बंधे हुए पैरों की बंदिशें खोलनी शुरू कर दी।
ठोकर की अजियत से मोतीलाल फर्श पर मचल रहा था, लेकिन पैरों की मजबूत बंदिश से निजात मिलने की उम्मीद में उसने बहुत जब्त से काम लिया। चंद ही सानियों में उसके पैर आजाद हो गए और वो करवट के बल अपने वजूद को समेटकर फौरन ही अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वीरन लम्हा भर के लिए घूर कर उसकी तरफ देखा, फिर फिजा में उड़कर उसके मुंह पर जोरदार फ्लाइंग किक मारी। मोतीलाल के लिए यह वार बिल्कुल नागाहानी था। वो इस तरह की चीखों के साथ पुश्त के बल दीवार के पास जा गिरा। तुम जिंदगी से मायूस हो चुके हो, इसलिए तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं बाकी रही कि तुम हमारे सवालात के सही जवाबात दोगे तो जिंदा रह सकोगे। वीरा ने गुसीली आवाज में कहा, तुम्हारा काम जो भी हो, लेकिन तुम्हें एक लम्हे के लिए भी यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि यहां तुम कैदी हो। तुम्हारी तकदीर हमारे हाथों में महसूर है। तलखी और बदकलामी से काम लेकर तुम अपने लिए अजाब को दावत देते रहोगे। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मैंने वीरा को आंख मारकर संजीदगी से कहा, हमें इससे जो कुछ पूछना था वो हम पूछ चुके हैं। अब सिर्फ इतनी सी बात रह गई है कि हम अपने फैसले के मुताबिक तावान वसूल करके इसे जिंदा छोड़ते या इसकी तवक्कात के मुताबिक इसे मौत के घाट उतार दें। कोई आखिरी फैसला करने तक हमें अपनी तवानाइयां जाया करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे नरखरों को वैशी कुत्ते भंबोड़ेंगे। मोतीलाल कहने लगा, एलन जानवरों का माना हुआ ट्रेनर है। वो खूंखार कुत्तों को डैनी पर लगा रहा है। बहुत जल्द डैनी मारा जाएगा और उसके साथियों का अंजाम भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। वो मुश्तिल होकर अज खुद ही उस मौजू पर आ गया था जो मुझे महबूब था। मैंने गहरी दिलचस्पी का इजहार किए बगैर मज़ाकाना लहजा में पूछा, कराची एक वसी शहर है, एलन कितने कुत्तों को सदाएगा? वो कुत्ते शहर में मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे। तुम्हारी खुश ख्याली इसी वक्त दूर होगी जब अचानक कोई देव पैकर कुत्ता उछलकर तुम पर हमला आवर होगा। मोतीलाल तलखी से बोला, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस वक्त कहाँ हूं, मगर मैं तुम्हें इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि आज एलन के कुत्ते तुम्हारे किसी दोस्त की गारमेंट फैक्ट्री का तवाफ कर रहे होंगे, जहां तुम किसी वक्त पनाह ले सकते हो। तुम्हारा हर मुतवक्का ठिकाना एलन की निगाहों में आ चुका है। एलन खुद भी इस फैक्ट्री के फाटक पर दस्तक दे सकता है। मैंने खुश दिली से कहा, अफगानिस्तान से वापसी पर मेरा हम सफर बल्कि दोस्त रह चुका है। दोस्त? मोतीलाल ने कहकर लगाया और कहा, इसी सफर में उसने तुम्हारा एक अंडरवेयर चोरी किया था जिसकी मुंह पर वैशी कुत्ते सधाए गए हैं। उसे तुम्हारे हर ठिकाने का इल्म है, मगर वो किसी से मदद लेने का कायल नहीं है। जो कुछ करता है खुद करता है। खुद दूर रहकर तुम पर कुत्ते छोड़ देगा। वो 1.5 मील दूर से भी फिजा में तुम्हारी बू सूंघते हुए तुम्हारी कमीनगाह पर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा नरखरा चीर डालेंगे। एलन और पीटर के बारे में अपनी जुबान बंद रखने का ऐद करके भी तुम मुसलसल उनके मंसूबों का राज फाश किए जा रहे हो। मैंने चुपते हुए लहजा में कहा, इनकी वो कौन सी सरगर्मियां हैं जिन्हें तुम पोशीदा रखने के लिए कोशा हो? इनकी पर्दादारी बेशक ना करो, मगर खुलकर बात तो करो। मुझे मालूम है कि तुम मुझे कोई राहत नहीं दोगे, इसलिए मैं तुमसे रहम या जिंदगी की भीख हरगिज नहीं मांगूंगा। वो कदर तवक्कुफ के बाद मुस्तहकम लहजा बोला, एलन दुश्मन की जड़ों को तबाह कर देने वाला फ्रीलांसर है। वो आजाद भंवरे की तरह फिजा में मंडलाता रहता है और फिर मुंतखिब कली पर हमला आवर होकर उसका सारा रस चूस लेता है। उसके उड़ जाने पर ही मालूम होता है कि कली फूल बनने से पहले मुरझा चुकी है। मेरा ख्याल है कि यह सब कुछ उगल चुका है। वीरंचन लम्हों की खामोशी के बाद का और बार बार अपने मरने का जिक्र भी कर रहा है। क्यों ना इसे मरने से पहले एक मुकाबले का मौका दे दिया जाए? कैसा मुकाबला? अव्वल खान ने मुताहिर निगाहों से वीरा की तरफ देखते हुए पूछा। मैं इसे बिल्कुल आजाद करके इसकी मुरम्मत करूंगी। देखती हूँ कि इसमें खूबसूरत औरतों के हाथों से पिटने का कितना हौसला है। वीरा ने जहर आलूद लहजे में कहा, जब मैं तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोक सका तो इस मुकाबले से कैसे रोक सकूंगा? अव्वल खान ने बेबसी से कहा, यह कैदी अब तुम्हारे हवाले है, जो सलूक चाहो वो कर सकती हो। खाए। मोतीलाल लज्जत अमेज आवाज में बेसाख्ता बोल उठा। जिंदगी के आखिरी लम्हों में वीरा जैसी लड़की से दस्त बदस्त लड़ाई से बड़ी अयाशी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। काश ये मार्शल आर्ट की माहिर ना हो और मुझसे लिपट कर देसी अंदाज में मुकाबला करे। वीरा ने बढ़कर उसकी पूछ पर लात चमाई और वहमकाना आवाजों के साथ फिजा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वीरा ने फौरन उसकी पूछ पर सवार होकर उसकी कुलाइयों की बंदिशें खोलती। हाथ आजाद होती मोतीलाल ने अपनी आंखों पर बनी हुई पट्टी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वीरा ने उससे पहले ही मोतीलाल की आंखें खोल दी और उछलकर एक तरफ खड़ी हो गई। मोतीलाल चंद सानियों तक किसी ऐसे उल्लू की तरह अपने दीदे छपकाता रहा जैसे घोर अंधेरे से अचानक सूरज की रोशनी मुयस्सर आ गई हो। चंद सानियों बाद उसकी बिनाई कदरे बहाल हुई तो वो वीरा को अपने रूबरू मौजूद पाकर हैरान रह गया। अब मैं समझा। वो तहय्युर ज़दा आवाज में बोला, चाहे तुमने लोशनों की मदद से जिप्सी बनने की कोशिश की थी, जब भी मैं धोखा खा गया। अपनी दोरंगी खाल की वजह से तुम इस वक्त किसी गिरगिट की मादा नजर आ रही हो। अपने इशरत कदे में भी तुमने मुझसे बहुत सी औलफुल बातें की थी। वीरा जहरीला लहजा बोली, इसलिए मैं तुमसे 10 बदस मुकाबले के लिए बेचैन हूँ। मैं मर्दों को अपना खिलौना बनाए रखने की आदी हूँ। इनकी जुबान से अपनी तौहीन बर्दाश्त करती हूँ, न भूलती हूँ। तुम तन्हाई में मुझे रोजी समझकर बहुत कुछ कह चुके हो, इसलिए अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। फिक्रा मुकम्मल करते ही वीरा किसी शरारे की तरह लपकी और मोतीलाल के खून आलूद रुखसारों पर पुरशोर तमाचे जड़ती हुई आगे निकल गई। मोतीलाल किसी फिरकी की तरह अपनी जगह पर चकराया और फिर वीरा को पकड़ने की नाकाम कोशिश में अपने हाथ फिजा में लहराता रह गया। अपने हुसान यकजा करके वो वीरा के बदली हुई पोजीशन की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो नए वार के लिए तैयार थी। इस बार वीरा ने मोतीलाल को हाथ लगाने की जहमत नहीं की
बल्कि उसके सीने पर लातें रसीद करके उसे एक मरतबा फिर जमीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। वो किसी सांड की तरह टकराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। ये खिलौना अब तुम्हारे हवाले है। अव्वल खान ने वीरा से कहा, दिल खोल कर इससे खेलती रहो और जब इससे खेल से उकता जाओ तो इसकी तवक्कात के ऐन मुताबिक जहां हासिल कर देना। इस दौरान में हम जाकर चंद जरूरी काम निपटा लेते। तो क्या तुमने मुझे मार डालने का फैसला कर लिया? पहली बार मोतीलाल की आवाज में मौत की सर्द दहशत उमड़ आई। मैं मारा जाऊंगा? अव्वल खान के किसी बराह रास्त बोंगे जवाब से पहले मैं बोल पड़ा, यह हमारा फैसला नहीं था। हम किसी जबरी मुसालियत की उम्मीद में तुम्हें जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन तुमने खुद ही हमें इस फैसले पर उकसाया है। तुम्हें जिंदा रखने में हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें किस फायदे की उम्मीद हो सकती है? आखिरी फैसला सुन लेने के बाद उस पर मौत की दहशत तारी हो चुकी थी। उसकी आंखें फैल रही थी, चेहरा स्याह पड़ने लगा था और बदन पर हल्की सी कपकपी तारी हो चुकी थी। मेरी दानिश में तुम्हारी जात अब बेफैज है। मैंने उसे मजीद दहशत ज़दा करने के लिए कहा, अपने मामलात से खुद तुम वाकिफ हो। तुम ही फैसला कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा कदम तुम्हारी जिंदगी का सहारा बन सकता है। बज़ाहिर हमको तुम्हारे किसी इंकिशाफ की अब जरूरत नहीं रही है। तो तुम एलन और पीटर के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे? वो बदिक्कत तमाम पर उम्मीद ले बोला। इस वक्त वो रहम की कोई इल्तिजा नहीं कर रहा था, बल्कि सौदेबाजी करना चाह रहा था। इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। मैंने लापरवाहियाना बल्कि मज़ाकाना अंदाज में कहा, तुम कोई नई बात नहीं बता सकोगे। तुम्हारी कोख में कोई बड़ी बात फंसी हुई हो तो बताओ, शायद तुम्हारे जिंदा रहने का कोई इम्कान पैदा हो सके। नजरिया आ रहा है कि तुम भी जिंदा रहना चाहते हो। कौन जिंदा नहीं रहना चाहता? वो दर्द अंगेज लहजे में बोला। मैं 2 टके की जिंदगी के लिए अपनी अना को लोलहान नहीं कर सकता। तुम मुझे मारते रहो, मेरे बदन का रेशा रेशा अलग कर दो, मेरे जख्मों पर नमक डाल दो, मेरे रगों में मिर्चों के महलूल के साथ हवा दाखिल कर दो। इस सारे तशद्दुद का नतीजा सिर्फ एक होगा कि मैं मर जाऊंगा। इस अंजाम के लिए मैं तैयार हूं। वो खामोश हो गया, फिर चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद बोला, मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश बहुत फितरी है कि मेरा अंजाम भी जरा मुलतवी हो जाए। हो सकता है कि मैं बाजी का पांसा पलटने में कामयाब हो जाऊं। ये ना हुआ तब भी मुझे आज़ादी, अय्याशी, मनसूबाबंदी के लिए कुछ वक्त तो मिल ही जाएगा ना। तुम खुशफहमियों में मुब्तला हो। मैंने काटदार लहजे में कहा, तुम्हारी अनापरस्त उम्मीदें अपनी जगह पर हैं, मगर मैं जानता हूं कि अपने मौजूदा हदफ से ज्यादा दूर नहीं है हम। सिर्फ एक नुक्ता जिस पर तुम कोई रोशनी डाल सकते हो, एलन और पीटर की कमीनगाह, या कोई ऐसी बात जिस पर तुम कोई समझौता करना चाह रहे हो। मोतीलाल के दहाने से एक बेसाख्ता गहरा सांस बरामद हुआ, जो शायद उसके वजूद की गहराइयों से बरामद हुआ था। फिर वो बोला, तुम्हारी बात बहुत तेजी से समझ लेती हो। मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। नर्क और स्वर्ग डराने वाली बातें हैं। अवागोन भी बुज़दिलों को डराने और धमकाने का फेर है। जो मर गया सो मर गया। होता बस इतना है कि मरने वाले जिंदगी की सारी लज्जतों से महरूम होकर हवा और मिट्टी में तहलील हो जाते हैं। तहलील के बाद जब वो नहीं होता तो उससे ये दुख भी नहीं होता कि वो फलां फलां लज्जतों और खुशियों से महरूम हो चुका है। जिंदगी की सारी खुशियां और सच्चाइयां बस इस वक्त तक हैं जब तक सांस है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि किसी बड़े इम्तिहान से गुजरे बगैर ये घड़ियां बढ़ जाएं। तो मुझे रिहा कर दो, मैं तुम्हें एलन की कमीनगाह तक पहुंचा दूंगा। इस वक्त वही तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ है। तुम्हारी तरह मैं भी सौदेबाजी का कायल नहीं हूं। मैंने मकारी से कहा, तुम उसका पता बता दो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर देंगे। यह नामुमकिन है, वो अटल लहजा बोला। तुमने मेरे हाथ पैर खोल कर वीरा को मेरे खून की खुली छूट दे दी है। मैं तुम्हारे किसी फंदे में नहीं फंसूंगा। एलन का पता हासिल करने के लिए तुम्हें पहले मुझे आजाद करना होगा। इसके बाद तुम फोन पर मुझसे राब्ता कर सकते हो। यह भी नामुमकिन है, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अव्वल खान मेरे पीछे था। गुफ्तगू खत्म होते ही वीरा ने मोतीलाल पर हमला कर दिया और फिजा में उसकी मुजामाना आवाजें गूंजने लगी थी। अब उसका जिंदा रहना बेसूद है। बाहर निकलने के बाद अव्वल खान ने कहा, मेरा ख्याल है कि वीरा मेरा इशारा समझ चुकी है और उसे मार कर ही दम, लेकिन उसका मरने या जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिक्रमंदी के साथ कहा, वो जिंदा रहा तब भी हमारा कैदी रहेगा। उसके साथियों के लिए उसकी मुसलसल गुमशुदगी भी इसी कदर खौफ का बायस होगी जितनी मौत हो सकती है। देखना यह है कि प्रताप का पैगाम मिलने के बाद मुखर्जी क्या करता है। मुखर्जी? अव्वल खान ने जेरे लब कहा। अब उसकी बारी आएगी। हम दोनों बातें करते हुए दफ्तर की इमारत की तरफ बढ़ते रहे। कतरनों के गोदाम की तरफ से धमाक चुकड़ी की आवाजों के साथ मोतीलाल की इक्का दुक्का दबी दबी चीखें भी सुनाई दे रही थी। वो पिट रहा था और अपनी जिंदगी की तरफ से मायूस भी था। उसके बावजूद वो गैर जरूरी तौर पर चीखने चिल्लाने से गुरेज कर रहा था। कालमन उसे अंदाजा था कि उसने ज्यादा शोर मचाया तो उसकी जिंदगी की रही सही साहतें और भी मुख्तसर हो सकती हैं, जबकि वो मौत का सामना करने पर आमादा होने के बावजूद जिंदगी का ख्वाहिशमंद था। हम दोनों ऊपर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में जहांगीर तनहा बैठा हुआ था। मैंने सुना है कि तुमने एक कैदी को कहीं रवाना कर दिया है। जहांगीर ने हमें देखते ही सवाल किया। निस्बतन गैर अहम कैदी को रिहा कर दिया गया है। अव्वल खान का आदमी उसे बेहोशी की हालत में कहीं डालकर वापस लौट आएगा। दूसरे का भी जल्द ही फैसला हो जाएगा। मैंने कहा, तुमने एलन के बारे में क्या सोचा है? जहांगीर ने मुझसे पूछा। सुल्तान शाह ने मुझे जो कुछ बताया उससे अंदाजा होता है कि वो तुमसे मिलकर काम करने के लिए तुम्हारी तलाश में है। ये बात अब मुश्तबा हो गई है। मैंने जवाब दिया, मोतीलाल ने जो कुछ कहा है वो बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि एलन पहले मेरी मदद हासिल करने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन
भारतीय एजेंटों ने उसका ज़हन बदल दिया है। अगर मोतीलाल के बयान को दुरुस्त मान लिया जाए तो एलन मुझे रास्ते से हटाने के मूड में आ चुका है। अव्वल खान ड्राइंग रूम में टहलते टहलते रुक गया और बोला, अगर मोतीलाल सच बोल रहा है तो एलन और पीटर को इस फैक्ट्री का पूरी तरह इल्म होना चाहिए। तुम्हें खाइफ करने के लिए वो यहाँ फोन भी कर सकता है। इसी असना में सुल्तान शाह बातों की आवाज सुनकर वहीं आ पहुंचा और गुफ्तगू में शरीक होते हुए बोला, खुशकिस्मती से उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है, इससे उसकी तलाश में मदद मिल सकती है। गाड़ी के नंबर के जरिए मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी अव्वल खान ही पूरी कर सकता था। उसने फौरन सुल्तान शाह का बताया हुआ नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया। मोतीलाल से पूछताछ के दौरान में हम में से किसी ने एलन के बारे में बात करने का प्रोग्राम नहीं बनाया था। हकीकत ये थी कि मैं एलन के भारतीयों से रवाबत के बारे में कुछ सोच ही नहीं सका था। वो एक ज़हनी रो थी जिसमें बहकर मैंने मोतीलाल से एलन के बारे में सवाल कर डाला था और सवाल के नतीजे में गैर मुतवक्का तौर पर नई बातें सामने आई थी जो परेशान कुन थी। सुल्तान शाह हमारे साथ बैठ गया। उसे मालूम हुआ कि गजाला किचन में खाने की तैयारी में मसरूफ थी। चंद मिनट बाद किचन से कुछ खुशबुएं भी आने लगी। जहांगीर हमारी बातों से उलझन महसूस कर रहा था। यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि अफगानिस्तान में एक मामूली किरदार में ठिकराने वाले दो गैर मुल्कियों ने कराची में यकबजा कितनी अहमियत कैसे हासिल कर ली थी। जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो उठकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। मुझे अंदाजा था कि वो खाने का दौर शुरू होने से पहले अपनी भूख बढ़ाने के इरादे से उठा था। हम बैक वक्त दो सफारती महाजों पर लड़ रहे थे। नारमन के कौंसल खाने से हमारी कोई खुली हुई लड़ाई नहीं हुई थी। वो लोग पूरी तरह जिम क्लार्क और उसके साथ आने वाले विलियम और राजर की पुष्पनाही कर रहे थे। शी के नए सरबराह और CIA के फाल एजेंटों को दौरे पर आए हुए सफारती अफसरों का दर्जा देकर उन्हें इंतजामी मराहत का हकदार साबित करना चाह रहे थे। आम बात यह थी कि उन्होंने इन तीनों की मदद के लिए अपने अमले के किसी भी फर्द को मैदान में आने की इजाजत नहीं दी थी। वो तीनों शहर में जो कुछ करना चाहते थे तो उसके लिए उन्हें अपनी ताकत या फिर किराए पर हासिल किए हुए मकामी बदमाशों की कुव्वत पर इन्हें हिसार करना पड़ा और यूं वो बहुत तेजी के साथ यके भाती गिरे खत्म होते चले गए। उन तीनों की मौत अमेरिकन कौंसल खाने के जिम्मेदारों के लिए सदमे से ज्यादा शर्म की बात थी। वो अमेरिका से आए हुए 3 अहम अफराद को मुनासिब तहफ्फुज फराहम नहीं कर सके थे, इसलिए उन तीनों की मौत के बाद उन लोगों का ववेला काबिल फहम था। हमें पूरा यकीन था कि उनकी तसल्ली के लिए बज़ाहिर खूब भाग दौड़ होती रहेगी, लेकिन हम पर कोई आंच नहीं आ सकेगी। इसी साज पस मंजर में एलन का यकबयक फाल हो जाना खतरे की घंटी से कम नहीं था। हमें अपने दुश्मनों के दरमियान करीबी ताउन के बारे में कभी कोई खुशफहमी नहीं रही थी। पहले भी ऐसे शुआयद हमारे सामने आ चुके थे कि भारतीय और अमेरिकी एक दूसरे के शाना बशाना चल रहे थे। पाकिस्तान की जोहरी ताकत की तबाही से मुल्क के कानूनी ढांचे की शिकस्त और रेख तक उनके दरमियान मुकम्मल मुफाहमत पाई जाती थी, मगर फिर भी एक नुक्ता बहुत आम था। वो सब ज़ाब्तों के आदी थे और अपनी हदूद से तजावुज करते हुए मुतरद्दिद रहते थे, लेकिन एलन पर कोई ऐसा बोझ नहीं था। उसे एक तरफ रास अल्मेडा की मजबूत पुष्पनाई हासिल थी तो दूसरी तरफ कर्नल जैसी जोन्स भी उसकी कारकर्दगी पर इन्हिसार कर रहा था। अगर उसने डेविड स्टार्स की किसी नई साजिश को अमली जामा पहनाने के इरादे से मोतीलाल से रुजू किया था तो ये भी यकीनी सी बात थी कि HD नारमन का कौंसल खाना भी अपने जख्मों की कसक दूर करने के लिए उसे शह दे रहा हो। इस वक्त एलन एक मजबूत और भयानक हरीफ का रूप इख्तियार कर चुका था। हमारे सारे काबिले जिक्र दुश्मनों की उम्मीदें उससे वाबस्ता हो चुकी थी। बज़ाहिर उनमें माफिया को कोई वजूद नहीं था, लेकिन पिशावर में मारे जाने वाले विजय के दोहरे किरदार ने राह के हवाले से माफिया को भी सामने कर दिया था। मुझे अव्वल खान के उस ख्याल से इत्तेफाक नहीं था कि एलन मुझे खौफजदा करने के लिए फैक्ट्री फोन कर सकता है। अव्वल तो उसे इल्म ही नहीं था कि हमने मोतीलाल को पकड़ लिया है और वो हमें उसके अज़ाइम से बाखबर कर चुका है। दूसरी बात यह थी कि वो खुलकर मेरे मुकाबले पर आने का इरादा रखता होता तो खुद दूर रहकर किसी तरबीज याफ्ता कुत्ते को फैक्ट्री की तरफ रवाना नहीं करता। वो इस वक्त पसे पर्दा रहकर मुझे हरासा करने की कोशिश में था। यह एक इत्तेफाक ही था कि उन दोनों के पीछे जाने वाली गाड़ी में सुल्तान शाह भी मौजूद था, जो इन्हें शनाख्त करने में कामयाब हो गया। वो ना होता तो पता भी न चल पाता कि कुत्ते के मालिकान कौन थे। मुझे सिर्फ एक बात की परेशानी थी कि वो फैक्ट्री एलन की निगाहों में आ गई थी। शहर में हमारे किसी दोस्त या दुश्मन को इस ठिकाने का इल्म नहीं था, लेकिन वो खबीस इस राज से वाकिफ हो चुका था। खाना तैयार करते ही गजाला ने मेज लगानी शुरू कर दी। वो वीरा की गैर मौजूदगी पर बुड़बुड़ा रही थी, लेकिन हम लोगों की मेज पर पहुंचने तक वीरा भी लौट आई। उसके चेहरे या जिस्म के किसी हिस्से पर कोई खिराश नहीं थी, लेकिन लिबास वगैरह पर मोतीलाल के खून के ताज़ा धब्बे नुमाया थे। उसके चेहरे से तकान का इजहार हो रहा था। खासी देर लगा दी, तुम कहाँ रह गई थी? उसे देखते ही गजाला ने पूछा। ये मोतीलाल को मार रही थी। सुल्तान शाह उसे जवाब देकर वीरा से मुखातब हो गया। हाथ पैर धोकर आओ, खून के धब्बों से तबीयत में कराहत पैदा हो रही है। तो क्या तुमने उसे बिल्कुल ही मार दिया? जहांगीर ने मखमूर आंखों से वीरा का जायजा लेते हुए पूछा। कोशिश की थी, मगर वो बहुत ठीठ और सख्त जान है। वीरा कुर्सी छोड़ते हुए बोली, फिलहाल सिर्फ बेहोश हुआ है। मैं उसके हाथ पैर बांध आई हूँ। दूसरे राउंड में उसका खात्मा होगा। इस वक्त वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। वो वहां अकेला पड़ा रहेगा
अव्वल खान का आदमी प्रताप को लेकर गया हुआ है। मैंने कहा पड़ा रहे। मैंने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी है। वो बेपरवाही से बोली। रेशम खान ने अपनी चारपाई ऐसी जगह पर डाल ली है जहां से वो गोदाम पर भी नजर रख सकता है। वीरा ख्वाबगाह की तरफ चल दी। हम लोग खाने में मसरूफ हो गए। इस दौरान में गजाला, जहांगीर और सुल्तान शाह के सवालात जारी रहे। वो मोतीलाल से बाजपुरुष के नताज और उसके मुकद्दर के बारे में जानने की ख्वाहिशमंद थे। मैं खाने के साथ उनके सवालात के जवाबात भी देता रहा। इस वक्त खासी देर हो चुकी थी। अव्वल खान अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालने के बाद मुस्तरिब नजर आ रहा था। उसने खाने की रफ्तार भी तेज की हुई थी। क्या बात है, क्या बीवी बच्चे याद आने लगे हैं? मैंने हंसकर पूछा। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि बीवी बच्चे याद आएं और हम उनके पास पहुंच जाएं। वह गहरा सांस लेकर बोला। अभी दफ्तर जाकर एक रिपोर्ट मुकम्मल करनी है जो सुबह हर कीमत पर जानी है। अव्वल खान खाने से सबसे पहले फारिग हो गया। हम लोग मसरूफ थे कि वीरा गुसल करके साफ सुथरे लिबास में आ मौजूद हुई। अपने धुले हुए गंदमी माइल सुनहरे रंग में उसका चेहरा ज्यादा पुरकशिश नजर आ रहा था। मोतीलाल बहुत कह रहा है। खाने के आगाज के साथ ही वीरा की जुबान भी चल पड़ी। मालूम होता है कि आज हम सब की अकलों पर पत्थर पड़े हुए थे, वरना प्रताप को तावान वाली कहानी सुनाने पर वक्त बर्बाद न किया जाता। इसमें क्या खराबी होगी? अव्वल खान ने चौंक कर सवाल किया। क्लिफ्टन वाले मकान में जब मैंने मोतीलाल पर बीम गन तान कर राजर जैसे अंजाम की धमकी दी तो वो मुझे पहचान गया था। उसके लिए ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं था कि वो किन लोगों में है। वीरा ने कहा। पहचानने के बावजूद वो तुम्हारी आंखों की रंगत से धोखा खा रहा था। इसी बेयकीनी के आलम में वो बेहोश कर दिया गया। मैंने वीरा को याद दिला। हमारी अकलों के पत्थर तुम्हें क्यों याद आ रहे हैं? तीर कमान से निकल चुका है। जो होना था वो हो गया, लेकिन मोतीलाल यही कह रहा है कि उसे इब्तिदा ही से पूरी सूरत हाल का अंदाजा हो चुका था, लेकिन वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में अपनी जुबान बंद किए तुम्हारी बातें सुनता रहा। ये उसकी बदकिस्मती है कि वो मुनासिब मौका आखिर तक नहीं मिल सका। इसका मतलब है कि वो तखलिये में तुमसे खुलकर बात कर रहा था। सुल्तान शाह ने फिक्रा कसा। एलन की शिनाख्त की खुशी में आज तुम्हें मुआफी है, जो चाहो बक सकते हो, इसे इतनी खुली छूट ना दो। मैंने वीरा को तादीब की। 2 मिनट में तुम बिदक जाओगी। ये बताओ कि तुमने उसे किस उम्मीद में जिंदा रखा है? अव्वल खान एक बार फिर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर इस्तरारी अंदाज में कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया।